सभी को मेरी आवाज क्लियर हो रही है और नोटपैड सभी को शो हो रहा है? सभी को? यस सर। ओके 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 ओके, चलो ठीक है। तो हम लोग जो देख रहे हैं दैट इज टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। अब जनरली अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो सिस्टम के आउटपुट को कंट्रोल करना है ना? तो सिस्टम के आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए और हमारा फीचर सिर्फ उस सिस्टम के कंट्रोलिंग फीचर्स को स्टडी करना है, तो जनरली कंट्रोल सिस्टम्स जो डिजाइन किए जाते हैं उनका जो नेचर होता है, दैट शुड बी लो पास इन नेचर। लो पास इन नेचर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए आपको बताता हूं अभी कि अगर हम सिस्टम को नॉइज फ्री बनाना चाहते हैं, अभी आप लोग एनालॉग कम्युनिकेशन आप लोग अभी पढ़ रहे होंगे, सर आपको बता भी रहे होंगे कि जो नॉइज जो जनरली होती है, वैसे तो कुछ नॉइजेस तो ऐसी होती हैं जो हर फ्रीक्वेंसी से प्रेजेंट होती है, बट जो कुछ नॉइजेस होती हैं, बट जनरली जो ज्यादातर नॉइजेस होती हैं दे आर प्रेजेंट इन हाई फ्रीक्वेंसीज। हाई फ्रीक्वेंसीज पर नॉइजेस का जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप एक कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन करना चाहते हैं, इसलिए अगर आप लोगों ने एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ रहे होंगे, आप लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी अगर आप लोग देख रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि जनरली जो आपका मैसेज सिग्नल होता है दैट शुड ऑलवेज बी लो इन, मतलब जो उसका जो नेचर होता है उस मैसेज सिग्नल का, वो हमेशा लो फ्रीक्वेंसी में प्रेजेंट होता है हमेशा मैसेज सिग्नल। हाई फ्रीक्वेंसीज में हम मैसेज सिग्नल को या फिर हम अपने सिग्नल को या हम अपनी इंफॉर्मेशन को इसलिए स्टोर नहीं करते बिकॉज इन द हाई फ्रीक्वेंसीज so many noises signals are present, different नेचर की noises signals present होती हैं। तो इसीलिए कंट्रोल सिस्टम को जनरली जब भी हम डिजाइन करते हैं, दैट शुड बी लो पास इन नेचर। बिकॉज ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज नंबर ऑफ noises present in high frequencies is used। तो इसीलिए जो आपका जो लो पास जो आपका जनरली जो कंट्रोल सिस्टम है दैट शुड बी, उसका जो नेचर होना चाहिए दैट इज लो पास इन नेचर, और इसको हम बोल सकते हैं कि लो पास फिल्टर की तरह वो यूज होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि अगर वो लो पास फिल्टर होगा तो वो किसी भी इनपुट में आने वाले हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को वो पास ही नहीं करेगा, है ना? तो जब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास नहीं करेगा तो कोई भी नॉइजेस जो होंगी वो आपके सिस्टम में प्रोसेस नहीं हो पाएंगी। तो ये एक जनरल सा पॉइंट है। अभी आप लोग कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे और जब आप बाकी चीजें देखेंगे तो आपको ये चीज और थोड़ा क्लियर होगी कि हमेशा मैसेज सिग्नल्स को हम लोग लो पास पर रखते हैं, मतलब हमेशा हम लोग उसको लो फ्रीक्वेंसीज में रखते हैं, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसीज में रखने से दिक्कत ये होती है कि मैसेज सिग्नल के साथ साथ, फॉर एग्जांपल दिस इज माय सिस्टम, ठीक है, दिस इज माय सिस्टम, अगर इसको मैंने जनरली इसके ऊपर मैंने कोई बाउंडेशन नहीं लगाया तो ये मेरा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है। ठीक है? अब मैसेज सिग्नल तो लो फ्रीक्वेंसी का है, बट इसके साथ में नॉइजेस अगर कुछ प्रेजेंट रहेंगी वो भी क्या हो जाएंगी? पास हो जाएंगी। तो जो आउटपुट हमें मिलेगा दैट वुड बी नॉइजी इन नेचर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि कंट्रोल सिस्टम को जनरली हम लोग लो पास फिल्टर रखते हैं। लो पास फिल्टर का मतलब क्या हुआ कि दिस इज अ फिल्टर व्हिच पासेस ओनली द लो फ्रीक्वेंसीज, नॉट द हाई फ्रीक्वेंसीज। तो क्या होगा कि इनपुट सिग्नल तो इस सिग्नल से प्रोसेस हो जाएगा, बट नॉइजेस क्या होंगी? नॉइजेस रह जाएंगी। तो क्या सर इसका आपका कहने का सर मतलब ये है कि दुनिया में जितने सिस्टम्स भी बनेंगे वो सारे के सारे लो पास फिल्टर होंगे? नो। अगर हमारी रिक्वायरमेंट ही हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स की है तो फिर हमको हाई फ्रीक्वेंसी हाई पास फिल्टर हमें डिजाइन करना ही पड़ेगा, लो पास से काम नहीं चलेगा। पर जनरली अगर आपका जो अभी यहाँ पर हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हम सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना चाहते हैं, तो इसलिए हम अपने सिस्टम को जो डिजाइन करेंगे वो दैट शुड बी लो पास फिल्टर इन नेचर, मतलब उसका जो नेचर होना चाहिए वो लो पास इन नेचर होना चाहिए। लो पास का मतलब होता है कि लोअर फ्रीक्वेंसी, जो छोटी फ्रीक्वेंसीज है सिर्फ उनको पास करेगा, हाई फ्रीक्वेंसीज को वो पास नहीं करेगा। ठीक है? ये चीज समझ में आई? चलिए, इसके बाद में किसी भी सिस्टम का अगर हम टाइम रिस्पॉन्स के बारे में बात करें,
टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस के बारे में बात करें, आप किसी भी सिस्टम में अगर आप इनपुट देंगे तो उसका जो रिस्पॉन्स है, उसका जो रिस्पॉन्स मतलब उसका जो टोटल आउटपुट है, उसके दो नेचर होंगे। एक नेचर होगा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और एक नेचर होगा इसका स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। एक रिस्पॉन्स होगा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और एक होगा स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। अब ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स होता है, पहले तो मैं बता दूं, ये होता है फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, एंड दिस इज system output behaves as t tends to infinity। सिस्टम आउटपुट बिहेव्स एज t tends to infinity। अच्छा, दूसरा मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं आप लोग के जो भी नोट्स हैं वो गूगल ड्राइव पे शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो आप लोग का मैंने आपके ग्रुप में जो मैंने पहले लिंक शेयर कराई थी, उसी लिंक पे आप जाओगे तो आपको सारे लेक्चर्स के जो भी जितने भी लेक्चर्स हुए हैं सबके आपको नोट्स आपको वहीं मिल जाएंगे, है ना, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं एक सिस्टम के रिस्पांस के बारे में, फॉर एग्जांपल देयर इज माय रिस्पांस, इफ माय सिस्टम इज दिस, इस पर मेरा इनपुट है r ऑफ t और इसका आउटपुट है c ऑफ t। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि इस सिस्टम का जो आउटपुट है दैट शुड बी यूनिट स्टेप इन नेचर। अभी यूनिट स्टेप से मैं बता देता हूं कि मैं चाहता हूं कि फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ t द आउटपुट शुड बी 1। ठीक है, मैं ये चाहता हूं, तो मैंने इनपुट ये दिया, दिस इज माय इनपुट दैट इज r ऑफ t, दिस इज माय इनपुट। अब सिस्टम में ये इनपुट प्रोसेस होगा तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो एकदम आपको 1 नहीं मिलेगा। द आउटपुट शुड बी लाइक दिस, 0 से शुरू करेगा और फिर ये 1 तक जाएगा। ठीक है, एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इन नेचर। वी विल सी व्हाट इज दिस। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज दिस ट्रांजिएंट रिस्पांस एंड व्हाट इज दिस स्टडी स्टेट रिस्पांस। मैं तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आपको चाहिए था कि जैसे ही फॉर द वैल्यूज ऑफ t ग्रेटर देन 0 योर आउटपुट शुड एग्जैक्टली एट 1, बट ऐसा हुआ नहीं। कुछ समय के लिए और 0 से लेके मैं मान लेता हूं दिस t1, ये जो आउटपुट है आपका दैट इज c ऑफ t, ये जो वैल्यू है आपकी c ऑफ t दैट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ 1, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली 1। तो ये जहां से आपका आउटपुट शुरू हुआ और जहां पर आपको फाइनल आपका आउटपुट मिलना है, उतने समय तक ये जो आपको आउटपुट मिला, उतने समय तक ये जो आपको आउटपुट मिला, ये जो आउटपुट का नेचर है, दैट नेचर इज नोन एज ट्रांजिएंट रिस्पांस। मतलब एक ट्रांजिएंट फेज में है, ये पहुंचने की कोशिश कर रहा है जहां पर उसकी डिजायर्ड वैल्यू है, लेकिन अभी ये पहुंचा नहीं है। That response is known as transient response। फिर जहां पर आउटपुट जाके सेटल्ड हो गया, मतलब जरूरी नहीं है कि आपने 1 दिया तो वो हमेशा आपको 1 ही देगा, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल कि वो आपको वैल्यू 1 ही दे दे, बट ये जितना मैक्सिमम पॉसिबल, जितना मोस्ट एक्यूरेट जो आपको वैल्यू दे सकता है वो देना शुरू कर दे, उस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं स्टडी स्टेट। मतलब ये अब अपने फाइनल स्टेट पर पहुंच चुका है, दैट इज नोन एज स्टडी स्टेट रिस्पांस। स्टडी स्टेट रिस्पांस, ठीक है। तो दिस इज नोन एज स्टडी स्टेट रिस्पांस, दिस इज नोन एज ट्रांजिएंट रिस्पांस। हो सकता है कि फाइनली भी आपको वो वैल्यू 1, आपको वैल्यू नहीं मिले, आपको वैल्यू मिले 0.98, 1 की जगह आपको वैल्यू मिले 0.98।
तो ये जो 0.98 और जो आपको होना चाहिए था 1 और आपको मिला 0.98, जिससे कि ऊपर वो नहीं बढ़ रहा है, तो दिस 1 माइनस 0.98 इज कॉल्ड एज एरर। बट ये एरर कहां हो रही है? स्टडी स्टेट में। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्टडी स्टेट एरर। दिस इज क्लियर और नॉट? दिस इज क्लियर ना? व्हाट इज स्टडी स्टेट एरर? सर, जब मेरा आउटपुट अपनी फाइनल स्टेज पर पहुंच जाए, जिसको मैं यहां पर स्टडी स्टेट कहता हूं, और जो डिजायर्ड वैल्यू है वो डिजायर्ड वैल्यू से जितना डिफरेंस है, दैट इज नोन एज स्टडी स्टेट एरर। अब आप मुझे ये बात बताइए कि आप चाहते हैं 1 और आपको मिलना है, मतलब आप ये चाहते हैं कि फॉर t इज ग्रेटर देन 0, फॉर t इज ग्रेटर देन 0, आपको जो आपको c ऑफ t है दैट शुड बी इक्वल टू r ऑफ t, दैट इज इक्वल टू 1। बट वो आपको एकदम तो नहीं मिल रहा है, कुछ समय के बाद मिल रहा है। तो ये जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, ये ज्यादा समय के लिए होना चाहिए या कम समय के लिए होना चाहिए? सर, कम समय के लिए होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे जल्दी से जल्दी मुझे क्या मिले, मुझे मतलब मेरे आउटपुट की वैल्यू मुझे 1 मिल जाए। सो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो है, ट्रांजिएंट जो टाइम है, दैट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। जितना छोटा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होगा, जितना कम ड्यूरेशन का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होगा, उतना ही सिस्टम अच्छा होगा। What is stability? Stability is a notion that shows that how well your system follows the command of the input. हमने स्टेबिलिटी की डेफिनेशन देखी थी कि स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपका सिस्टम कितनी जल्दी इनपुट कमांड को फॉलो कर रहा है, मतलब कितना जल्दी इनपुट जो आप देना चाहते हैं उसको आउटपुट में शो कर रहा है। दैट शोज द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ध्यान से सब लोग सुनिएगा। सर, मैंने इस सिस्टम को कमांड ये दी कि आप मुझे फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए c ऑफ t की वैल्यू 1 दें। ठीक है, स्टेबिलिटी का ध्यान से सभी लोग मतलब समझना। ठीक है, तो आप यहाँ क्या चाहते हैं? आप यहाँ ये चाहते हैं कि सर, मैंने अपने सिस्टम को कमांड ये दी है कि जल्दी से जल्दी मुझे c ऑफ t की वैल्यू मुझे 1 दें। c ऑफ t की वैल्यू मुझे जल्दी से जल्दी 1 तब मिलेगी जब मेरा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स छोटा, उसका ड्यूरेशन कम से कम होगा। सो कैन आई से दैट कि for a system to be stable, the transient behavior of the system should be as low as possible, or in other words, the transient duration of the system should be as minimum as possible. Is this clear? Is this clear? Yes sir. हाँ सर, वॉइस ब्रेक हो रही है। अनुपम यार चेक करो यार अपने, यार मेरे तो वॉइस क्लियर है बिल्कुल यार। बेटा बाकी सब लोग, हाँ बाकी सभी लोग मुझे बताओ, ये चीज क्लियर है? स्टेबिलिटी का और ट्रांजिएंट रिस्पांस का बात समझ में आ रहा है क्या? स्टेबिलिटी और ट्रांजिएंट बिहेवियर का पॉइंट सभी को समझ में आया? क्लियर है ये सभी लोगों को? चलिए ठीक है, चलो। सो इसके बाद में ये चीज तो सभी को समझ में आ गई। अब सबसे पहले कि हम अपने सिस्टम को डिजाइन करें, आप लोगों ने मेरे सारे सिग्नल्स सिस्टम्स में भी आप लोगों ने स्टेबिलिटी फर्स्ट इन सर ने बताया होगा आपको, और वहां पर आप लोगों ने स्टेबिलिटी जो कैलकुलेट की होगी, दैट शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ए दैट द वन टर्म इज नोन एज दैट इज बीबो, है ना? ये आप लोगों ने सब लोगों ने देखा होगा, दैट इज बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट। Actually, that is one of the few methods for calculating the stability of the system. But यहाँ जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, that is what is the physical meaning of the stability of the system. Stability का physical meaning क्या है? अभी stability को find out करने के लिए तो सेकेंड यूनिट के थोड़ा सा हम लोग जब थोड़ा आधी यूनिट हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद तो फिर स्टेबिलिटी के बारे में बात करनी है। मैं आप लोग को एग्जैक्टली सारे मीनिंग्स बताऊंगा कि कैसे स्टेबिलिटी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं एंड सो ऑन, कि क्या-क्या मेथड्स होते हैं स्टेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। वी विल सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। बट राइट नाउ आपको स्टेबिलिटी का फिजिकल जो मीनिंग है, वो फिजिकल मीनिंग आप लोग को थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि हम स्टेबिलिटी को कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम एनालिसिस करना चाहते हैं सिस्टम की एनालिसिस करना चाहते हैं और सिस्टम के परफॉर्मेंस को हम लोग चेक करना चाहते हैं, तो कैसे चेक करें?
सर हमने सिस्टम तो हमको डिजाइन करा हुआ मिल गया, अब हमें ये देखना है सिस्टम अच्छा है कि बुरा है, तो इसके लिए आपको कुछ इनपुट्स देने पड़ेंगे, आपको कुछ इनपुट्स देने पड़ेंगे, और वो इनपुट से आप अपने आउटपुट को चेक करेंगे और आउटपुट का आप बिहेवियर देखेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स बनाए गए हैं, कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स डिजाइन किए गए हैं। स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स को डिजाइन करने के लिए जनरली 3 तरह के स्टैंडर्ड सिग्नल्स डिजाइन किए गए हैं जो कि सबसे ज्यादा यूज होते हैं। द फर्स्ट वन इज इंपल्स सिग्नल, द सेकंड वन इज स्टेप सिग्नल। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यही क्यों चूज किए गए और कोई चूज क्यों नहीं किए गए, व्हाई दे आर सो पॉपुलर, है ना। पढ़ तो हम लेते हैं कि सर इंपल्स सिग्नल क्या होता है, स्टेप सिग्नल क्या होता है, रैंप सिग्नल होता है, बट व्हाई दे आर सो पॉपुलर कि इनको सिग्नल सिस्टम में पढ़ा जा रहा है, इनको एनालॉग सर्किट्स में भी पढ़ा जा रहा है, इनको एनालॉग कम्युनिकेशन में भी पढ़ा जा रहा है, इनको कंट्रोल सिस्टम में भी पढ़ा जा रहा है, इनको मैथमेटिक्स में भी पढ़ा जाता है, व्हाई दे आर सो पॉपुलर, है ना। एंड द फोर्थ वन भी, इसको भी कभी-कभी हम लोग पढ़ लेते हैं, दैट इज पैराबोलिक सिग्नल, इनको भी पढ़ लेते हैं कभी-कभी, but generally the most popular is the impulse signal, the step signal and the ramp signal। ठीक है, ये सबसे पॉपुलर है, इन 3 सिग्नल्स का हम यूज करते ही करते हैं। और देखो इनको टेस्ट सिग्नल मतलब क्यों बोलना है, इनको स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल इसलिए बोला जा रहा है कि बिकॉज हम अपने सिस्टम को इन सिग्नल की मदद से टेस्ट करते हैं कि इनका परफॉर्मेंस किस तरीके का है। तो आई होप आप लोगों ने इंपल्स सिग्नल और आप लोगों ने क्या कहते हैं, आप लोगों ने ये सारे सिग्नल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। सो कैन एनीवन मुझे कोई डेफिनेशन बताएगा व्हाट इज दिस इंपल्स सिग्नल? इंपल्स सिग्नल की वैल्यू क्या होती है, क्या कैसे इसको डिफाइन करते हैं इंपल्स सिग्नल को, एनीवन क्लास में कोई भी? अरे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना यार, इसको डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू होती है इसकी टी, तो डेल टी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप लोग? सर डेल टी इंपल्स सिग्नल डिपेंडेड बाय डेल टी, एंड डेल टी की वैल्यू सर इन्फिनिटी होती है एट टी इक्वल टू 0 पे, हाँ, और सर 0 होती है एट टी नॉट इक्वल टू 0। अच्छा बेटा क्या नाम है आपका, तो मुझे बता रहा है? प्रबल? सर प्रिंस। प्रिंस, ओके प्रिंस। और एनीवन, बाकी सभी लोग इस डेफिनेशन से एग्री करते हैं? del t की वैल्यू इज 1 at t equals to 0 and 0 at t not equals to 0। अश्लेषा बोली है कि वैल्यू इसकी जो होती है दैट इज डेल टी की वैल्यू जो होती है दैट इज 1 होती है हाँ, और बाकी सब जगह पर ये वैल्यू 0 होती है। और एनीवन? सर 0 पे सर टेंड्स जो टू एरिया इनफाइनाइट होता है अंडर डेल टी वो हमेशा 1 होता है। सपना क्या बता रही है, सपना क्या बता रही है बेटा? सर जो एरिया होता है अंडर डेल टी वो 1 रहता है। एरिया 1 रहता है, ठीक है, मतलब एरिया अंडर द कर्व, और इसकी वैल्यू t इक्वल टू 0 पे क्या होती है सपना? सर इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट होती है, टेंड्स टू इनफाइनाइट होती है। टेंड्स टू इनफाइनाइट होती है, हाँ ठीक है, टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, टेंड्स टू इनफाइनाइट होती है वैल्यू, ठीक है। और एनीवन, और कोई जो बताना चाहे, एनीवन? या सब लोग एग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन बता दो यार, कमेंट सेक्शन बता दो ये जो डेफिनेशंस है, या 140 इक्वल टू 0, 040 इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। और एनीवन? शिवम सेन, प्रबल, मयंक, एनीवन? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। t इज नॉट इक्वल टू प्लस 0 होती है, ये तो बात सभी के बिल्कुल क्लियर है, बट आई एम नॉट agreeing with you all that it is infinity at t equal to 0 or tends to infinity at t equal to 0. No. This is the beauty of impulse signal. Yeah, Sapna is saying that right, then area under the curve of impulse signal is 1. Okay. पहले तो वो मैं ये चीज थोड़ा क्लियर करना चाहूँ बेटा, देखो क्या होता है कि just wait a minute.
दो तरह की एनालिसिस होती है हमारी, है ना, दो तरह की एनालिसिस होती है। एक होती है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स में, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स में एनालिसिस एक होती है, एंड देयर इज वन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। इंपल्स सिग्नल कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का सिग्नल है, इंपल्स जो सिग्नल है दैट इज फॉर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। इसी का जब अगर हम लोग एक कंटेम्परेरी सिग्नल बोले अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, दैट इज नोन एज यूनिट सैंपल सिग्नल, यूनिट सैंपल सिग्नल, that is generally represented by delta n, ठीक है, this is represented by delta t। this delta n equal to 1 at n equal to 0, है ना, but is not delta t, तो delta t equal to 0 तो 1 नहीं होता है, that should be clear, है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना, कभी इस चीज को मत बोलना कि इंपल्स सिग्नल कंटीन्यूअस टाइम जो डेल्टा t होता है that is 1 at t equal to 0, no, ठीक है। that unit sample signal that is delta n which is defined for discrete continuous time signal, that is basically 1 at t n equal to 0, not t equal to 0, at n equal to 0, ठीक। now we talk about this impulse signal and what is the value of this at t equal to 0। अब मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं। एक्चुअली दिस डेल्टा टी को ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन जो मैंने डायग्राम में जो मैंने जनरली किया है, ये रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है, आपको ध्यान हो, ये एरो होता है, ये एरो। एक्चुअली दिस डेल्टा टी इज डिफाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से सुनना मेरी सभी लोग मेरी बात को, दिस डेल्टा टी इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ टी, टी की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइन किया जाता है। मैंने देखी, मैंने यहाँ पर टी इज ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 ये सब बातें मैंने देखी। व्हेन टी इज नॉट इक्वल टू 0, this delta t इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 रहती है। लेकिन जैसे ही अगर मैं अपने ग्राफ को शुरू कर रहा हूं माइनस टी से, माइनस इंफिनिटी से, तो माइनस इंफिनिटी से मेरा ग्राफ चल रहा है, तो दिस डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, दिस डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, दिस डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 एट एग्जैक्टली टी इक्वल टू 0, एट एग्जैक्टली टी इक्वल टू 0, दिस डेल्टा टी will switch from 0 to infinite। ध्यान से सुनना सभी लोग, इस t equal to 0 पे ही ये 0 से लेके इंफिनिटी को टच करता है, और इंफिनिटी से, क्योंकि जैसे ही t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, जैसे t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, इसको फिर 0 होना है, इसको फिर 0 होना है। तो दिस एट t equal to 0, जैसे ही t equal to 0 पे ये पहुंचा डेल्टा t, तो ये डेल्टा t इंफिनिटी तक जाएगा, और उसी टाइम इंस्टेंट पे ये इंफिनिटी से लौट के 0 पे आएगा, क्योंकि बिकॉज एज जैसे कि t की वैल्यू 0.00000000001 हुआ, इसको 0 होना है, तो इसी इंस्टेंट पे ये इंफिनिटी तक जाएगा, और उसी इंस्टेंट पे वो इंफिनिटी से 0 पे लौट के भी आएगा। तो यू कैन नॉट से कि सर कि दिस वैल्यू इज इंफिनिटी या दिस वैल्यू अप्रोचेस टू इंफिनिटी, नो, दिस वैल्यू इज सेइंग दैट अनडिफाइंड, दिस वैल्यू इज अनडिफाइंड। किसी अच्छी बुक में जाके देखोगे तो वहां कभी इंफिनिटी या वहां कभी अप्रोचेस इंफिनिटी नहीं लिखा होगा, दैट वैल्यू इज अनडिफाइंड, यू डोंट नो वेयर इज दिस delta t at t equal to 0, it can be at 1, it can be at 2, it can be a 4, it can be a 1000, it can be infinity, it can be again 100, it can be a 0.001, you cannot say, because at this, क्योंकि ऐसा कोई कैलकुलेटर या ऐसा कोई कंप्यूटिंग मशीन ही नहीं है जो डेल्टा टी की वैल्यू t equal to 0 पर, क्योंकि उसी टाइम इंस्टेंट पे इसको इंफिनिटी पे जाना है और उसी टाइम इंस्टेंट पे इसको 0 पर लौट के आना है। This is clear or not? This is clear or not? So always say that delta t at t equal to 0 is undefined. I hope this is clear. है ना? ये चीज प्रबल is saying okay, same definition. So this is clear बेटा सभी को? Yes. So always say that is because there is difference between the infinity and undefined. Yes. ठीक है। इसका कोई मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, शायद आप थोड़ा और कोरिलेट कर पाए। जो ये जो बिजली कड़कती है ना, थंडरस्टॉर्म जिसे हम बोलते हैं, जो बिजली कड़कती है, तो आपने बिजली कड़कने को आपने देखा हो कि जिस सेकंड दैट इज जो आसमान है उसको आप अपना टी, उसको आप अपना क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट माने, एक्स एक्सिस माने, तो उसी इंस्टेंट पे बिजली कड़केगी और उसी इंस्टेंट पे बिजली कड़क के क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। That is actually an impulse signal. That is best example of impulse signal. I hope this is clear, है ना?
ओके, ये जितने ये जो आधा आधा घंटे बाद जो ज्वाइन कर रहे हैं इनको मैं ये ज्वाइन नहीं होंगे, है ना, ये लोग को बता देना कि 5 मिनट के अंदर में अगर आना है तो आप ज्वाइन हो पाएंगे, अदरवाइज आप ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। चलिए, द सेकंड वन इज यूनिट स्टेप सिग्नल। अगर इसको यूनिट इंपल्स सिग्नल तो हम तब कह देंगे जब इसका एरिया क्या हो, 1 हो। यूनिट इंपल्स सिग्नल आप इसको तब कहेंगे जब इसका एरिया 1 हो, देन दिस इज कॉल्ड एज यूनिट इंपल्स सिग्नल। अगर इसका एरिया 1 नहीं है, इसका एरिया कुछ भी है, तो इसको हम इंपल्स सिग्नल बोलेंगे, ना कि यूनिट इंपल्स सिग्नल बोलेंगे। यहाँ पे यूनिट इसका मैग्नीट्यूड नहीं है, यहाँ पे यूनिट इसका एरिया है। इसका एरिया कैसे 1 होता है, कोई मुझे बताने की कोशिश करेगा? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, एनीवन? इसका एरिया 1 कैसे होता है? इसका एरिया 1 कैसे निकाल लेते हैं? जब ये सिग्नल का कोई एरिया अंडर द कर ही नहीं है, ये इंफिनिटी पे जा रहा है, इंफिनिटी से लौट के आ रहा है, देन हाउ कैन यू कैलकुलेट दैट एरिया ऑफ द इंपल्स सिग्नल इज 1? एनीवन? सपना ने शायद इसका एरिया 1 बताया था। सपना, इसका एरिया 1 कैसे आता है बेटा? सपना? यस सर। इसका एरिया 1 कैसे आता है बेटा? सर जैसे अगर हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं 1 टी ले रहे हैं, तो हम उसको इंस्टेंट टाइम 1/t कर दें, तो जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 हो जाता है, इस तरीके से। मतलब तो वो इंपल्स सिग्नल, तो वो इंपल्स सिग्नल कहाँ बनेगा सपना? सर इम्पल्स सिग्नल जब बहुत मतलब कि एट t टेंड्स टू 0 करेगा। नहीं, तो तुमने t into 1/t बोला, तो इंपल्स सिग्नल कैसे वो बनेगा? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इसमें क्या t लिया जाए, क्या 1/t लिया जाए? सर जो हमारा डोमेन है और जो हमारा जो मैग्नीट्यूड को हम प्लॉट करेंगे y एक्सिस में, तो उन दोनों पे रेसिप्रोकल का कॉम्बिनेशन हो। ऐसा क्यों? सर क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो नहीं, मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा, बट ऐसा कर क्यों रहे हैं? इंपल्स सिग्नल तो मेरे सामने ये है ना, उसको ऐसा क्यों कर रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, एक बार जाके और देखना बुक में, एक बार जाके सभी लोग और देखना, फिर मुझे अगली क्लास में बताना कि ऐसा क्यों होता है। चलिए ठीक है, we will see that this unit step signal, that is u of t and this is t। यूनिट स्टेप सिग्नल कुछ इस तरीके का होता है ना, कुछ इस तरीके का यूनिट स्टेप सिग्नल होता है। यू हैव सीन दैट। अगर मैं इसको यूनिट स्टेप सिग्नल कह रहा हूं, तो यहाँ पर इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट शुड बी 1, है ना, मैग्नीट्यूड इसका 1 होना चाहिए। इसको डिफाइन कुछ इस तरीके से करते हैं हम लोग यूनिट स्टेप सिग्नल को, दैट इज u of t इक्वल टू 1 एट t ग्रेटर देन 0, t लेस देन 0 के लिए दिस इज 0, एंड एट t इक्वल टू 0 अगेन इट इज अनडिफाइंड। It is undefined. You do not know. It can be any value between 0 to 1. ये ध्यान रखना हमेशा। It can be any value between 0 and 1। फिर वो बात अलग हो जाती है कि हम गिब्स फिनोमेना, ये सब सिग्नल सिस्टम की बातें, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है कंट्रोल सिस्टम की। So, but ये this is a different story that using the Gibbs phenomena we will calculate the value of t equal to 0 at half, है ना। हम Gibbs phenomena की मदद से हम इसकी वैल्यू को हाफ डिफाइन कर देते हैं, but otherwise it is value, अगर हम एक आइडियल डेफिनेशन डिजाइन करना चाहें then at t equal to 0 it is undefined। So this is a unit step signal। मुझे इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं बता देता हूं आपको कि जो डेल्टा t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है दैट इज del s इक्वल टू 1। यूनिट स्टेप सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है दैट इज u of t, दैट इज u of s, दैट इज 1 by s। आप लोग मैथमेटिक्स में 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो पढ़ते हैं ना बेटा 1 by s, एक्चुअली वो 1 का नहीं, वो यूनिट स्टेप सिग्नल का होता है। 1 का कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं होता। एक 1 एक कांस्टेंट सिग्नल है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कुछ नहीं होता है। यूनिट स्टेप सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है दैट इज 1 by s। द थर्ड सिग्नल व्हिच आई रिक्वायर वेरी मच इन कंट्रोल सिस्टम इज दैट इज यूनिट रैंप सिग्नल। ये आप लोगों ने सिग्नल सिस्टम में पढ़े होंगे ना, तीनों सिग्नल्स, यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप, ये पढ़े होंगे ना सभी लोगों ने? यस सर। हाँ, तो मतलब इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना, ये ध्यान रखना। दैट इज r of t equal to, this is your signal, it is r of t equal to tt when t greater than equal to 0।
t is less than 0 के लिए ये 0 होता है. If a is 1, then it is called as unit ramp signal. है ना? तो यहां पर जो 1 है that is its slope. यूनिट स्टेप में जो 1 है that is its magnitude. Unit impulse signal में जो 1 है that is basically the area under the curve of unit impulse signal, that is 1. उसी में ये जो unit impulse है, unit impulse में unit is area. Unit step signal में जो 1 है that is unit जो है basically that is magnitude, and unit ramp signal में जो 1 है that is basically its slope, है ना? So the fourth one is the parabolic signal. Parabolic signal को हम लोग यूज नहीं करेंगे जनरली, हम लोग 3 सिग्नल्स को यूज करेंगे, बट तो भी मैं लिखा देता हूं parabolic signal. That is p of t equal to a t square by 2 for t greater than 0, और t less than 0 के लिए होता है जनरली ये इक्वल टू 0. इसका जो कुछ ग्राफ होता है वो कुछ पैराबोलिक इन नेचर होता है. पैराबोलिक इन नेचर का इसके फॉर्म में इसका ग्राफ कुछ होता है that is p of t is t. इनके जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स होते हैं जनरली, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा that is r of t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा that is 1 by s square. अगर एम्पलीट्यूड होगा, मतलब अगर a होगा तो that is a by s square. p of t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा that is p of t equal to a by s cube. ठीक है, तो इस तरीके से ये इनके स्टैंडर्ड डेफिनेशंस, और स्टैंडर्ड डेफिनेशंस के साथ में जनरली इनका ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है जो आपको याद रखना है. मतलब अब मैं आपको अगर टेस्ट सिग्नल बोलूंगा तो आप लोग को इसकी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो याद रखना चाहिए. दैट इज इम्पल्स सिग्नल के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है that is 1. स्टेप सिग्नल के लिए जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा that is 1 by s, और जो रैंप सिग्नल के लिए जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा that is 1 by s स्क्वायर, और पैराबोलिक के लिए 1 by s क्यूब. ये लाप्लास मेरे सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म याद रहे, आप लोगों को इनका ग्राफ याद रहे, आप लोगों को स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद रहे, मेरे लिए इतना पर्याप्त है. सिग्नल सिस्टम में आप लोगों ने जो रैंप, इंपल्स, इन सब के जो आपने ऑपरेशंस पढ़े थे उतना रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है. मेरे सब्जेक्ट में सिर्फ इनकी डेफिनेशंस और इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म से काम आपका चल जाएगा. बट आपको इनकी ऑपरेशन पता होना चाहिए, मतलब सिग्नल सिस्टम में आप लोग, कम्युनिकेशन सिस्टम में आप लोग कोई काम नहीं कर पाओगे. तो इसीलिए मेरा आप सभी से ये विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इनकी जो ऑपरेशन है इनको बहुत अच्छे तरीके से इनको पढ़ लें. किसी अच्छी किताब में से इनकी डेफिनेशंस को क्लियर कर लें, इनके कंसेप्ट्स को, इनकी प्रॉपर्टीज को, सैम्पलिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग, देयर इज वन शिफ्टिंग एंड देयर इज वन शिफ्टिंग. The two different properties are for impulse signal, that is very important. So those students who are preparing for GATE exam, these 3 signals are very much important. So please follow the standard books. OpenMLs की आती है सिग्नल सिस्टम की, उस बुक को फॉलो करो, वहां से इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, और concepts क्लियर करना. Then you can follow, there are so many good faculties available in NPTEL website, so you can follow any one of their signal and system course. वहां पर आपकी ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, तो ये चीज है. अब सर क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाई these signals are so much important. आप इतना बोल रहे हैं इनके बारे में कि इनको स्ट्रॉन्ग करिए. So why they are so much relevant as we talk about we also talk about in signals and system. Right now we are talking about in control system, and they are very well mentioned in the communication system. Why they are so much important? Because these 3 signals basically show all the behaviors. अगर मैं बात करूं एक सिस्टम में, अगर आप इंपल्स सिग्नल को देखें तो इंपल्स सिग्नल को देखकर सर ये समझ में आ रहा है कि ये जनरली एक ऐसी प्रॉपर्टी को शो करता है जिसका नेचर शॉकिंग हो. कि इंपल्स सिग्नल एक ऐसा सिग्नल है जो हमेशा 0 पर रहता है, अचानक से एक इंस्टेंट पे आता है और उसी इंस्टेंट पर खत्म हो जाता है. तो दैट इज अ टाइप ऑफ शॉक, कि एकदम आपका कोई एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसमें एकदम इलेक्ट्रिकल सर्ज आया, मतलब एकदम अचानक से वोल्टेज का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हुआ और फिर वो बंद हो गया. तो उस कंडीशन पे भी आप अपने सिस्टम को चेक करना चाहेंगे. आप तो अपने सिस्टम को हर कंडीशन पे चेक करना चाहते हैं ना, टेस्ट करना चाहते हैं कि whether my system is good at any behavior of the input signal. So this impulse signal generally represents the shocking nature, कि अचानक से एकदम एम्पलीट्यूड बढ़ने से होता है ना. लाइट जैसे टीवी हमारे घर में होती है या कोई भी हमारे घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होता है, और एकदम अचानक से लाइट आई, लाइट जाने के बाद में अचानक से वोल्टेज हाई आया और फूक गया.
बट यू डोंट वांट दैट टाइप ऑफ सिस्टम। आप चाहते हो कि भैया कोई भी मेरा सिस्टम ऐसा होना चाहिए, एकदम लाइट बिजली एकदम ज्यादा भी आई है, लाइट एकदम ज्यादा भी है तो भी मेरा सिस्टम बचा रहना चाहिए। तो बेसिकली उन कंडीशंस को चेक करने के लिए लैबोरेटरी में आप अपने सिस्टम को, अगर आप उन कंडीशंस को चेक करना चाहते हैं, ऐसे सिस्टम को डिजाइन करना चाहते हैं, देन यू विल प्रोवाइड द इंपल्स सिग्नल। माय पॉइंट इज क्लियर और नॉट? ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट स्टेप सिग्नल? सर मैं अपने सिस्टम को ऐसी सिचुएशन पर चेक करना चाहता हूं कि फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम मैं उसको एक फिक्स्ड वोल्टेज देना चाहता हूं, 5 वोल्ट का या 10 वोल्ट का देखना चाहता हूं, ये कितने समय तक मेरा जो आउटपुट है दैट शुड बी स्टेबल, जो स्टेबल रहेगा। ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस को चेक करने के लिए मैं यूनिट स्टेप इनपुट को दूंगा और मैं अपने सिस्टम के बिहेवियर को चेक करूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट रैंप सिग्नल? रैंप सिग्नल एक ऐसा सिग्नल है जो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जा रहा है। तो ऐसा भी तो, ये भी तो एक जनरल बिहेवियर है ना कि भाई मैं सर एक एसी सिग्नल दे रहा हूं, उस एसी सिग्नल है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है पहले अपने पीक तक। तो ऐसी कंडीशन में चेक करने देना चाहता हूं, ऐसा नहीं हो कि मेरा जो सिस्टम है उसको कंटिन्यूअसली इंक्रीज को देख ही नहीं पाता हूं कि उसको तो फिक्स वैल्यू चाहिए, अगर वैल्यू इंक्रीज करोगे तो वो वैल्यू खत्म हो जाएगी। नो, आप अपने सिस्टम को ऐसे भी टेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपका ऐसा सिस्टम है जहां पर इंक्रीजिंग वोल्टेज वैल्यूज होगी, उन सिचुएशन पर चेक करने के लिए मैं यूनिट रैंप दूंगा। तो आप ध्यान से देखने की कोशिश करो कि ये जो 3 सिग्नल्स हैं, यूनिट इंपल्स सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल और यूनिट रैंप सिग्नल, ये जनरली फिजिकली लाइफ में होने वाली हर एक्टिविटीज को कवर करते हैं। 3 तरह की एक्टिविटीज हो सकती है मेरे रियल लाइफ में। एक तो हो सकती है एकदम शॉकिंग नेचर हो कि एकदम वोल्टेज आया और एकदम वोल्टेज गया, जिसकी जो कि जनरली हमारे घर में कभी-कभी हो जाता है कि एकदम लाइट आती है तो एकदम वोल्टेज बढ़ता है फिर नॉर्मल हो जाता है। तो दैट कैन बी टेस्टेड, वेरी वेल टेस्टेड बाय यूनिट इंपल्स सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल क्या है कि सर सेम वोल्टेज चल रहा है लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो मैं ये देख सकता हूं कि भाई मेरे सिस्टम की जो टेस्टेबिलिटी है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए वो गुड है या नहीं है। तो दैट कैन बी वेरी वेल टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ द यूनिट स्टेप सिग्नल। एंड द थर्ड वन इज दिस यूनिट रैंप सिग्नल कि ये कंटीन्यूअसली इंक्रीज कर, अगर मैं कोई एसी सिग्नल दे रहा हूं जिसका एम्पलीट्यूड 0 से लेकर 10 वोल्ट या 15 वोल्ट या 20 वोल्ट तक जा रहा है, तो दैट कैन बी टेस्टेड बेसिकली फॉर यूनिट रैंप सिग्नल। ठीक है। तो ये बात समझ में आप लोगों को आई कि ये जो बिहेवियर है उनको चेक करने के लिए इनको स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल बोला गया, बिकॉज़ दे कवर ऑल द बेसिक द रियल लाइफ कंडीशंस ऑफ फॉर योर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इज दिस क्लियर बेटा? दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? This point is clear or not? Yes or no in comment section. Yes. Yes. Okay. चलिए now ठीक है चलिए अब हम लोग अपने सिस्टम को डिजाइन करेंगे। अब मैंने आप लोगों को सबसे पहले जो बताया था दैट इज एक मिनट, पेज, हाँ, मैंने आप लोग को जो जनरली बताया था वो बताया था मैंने, यार ये एक मिनट, क्या पेज, हाँ, तो मैंने आप लोगों को जनरली बताया था कि सिस्टम हम लोग जो डिजाइन करेंगे दैट शुड बी लो पास इन नेचर। लो पास नेचर का सिस्टम डिजाइन हम लोग करेंगे। लो पास नेचर का मतलब है लो पास फिल्टर। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लो पास फिल्टर जो होते हैं जनरली 2 टाइप के लो पास फिल्टर होते हैं, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर एंड दैट सेकंड वन इज सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे दैट इज माय फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और इसी को हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोग। जनरली फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होगा, एक होगा सेकंड ऑर्डर सिस्टम। जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम हम लोग डिजाइन करते हैं उसके लिए हम लोग 3 पैरामीटर्स को यूज करेंगे,
The first one is resistance. The second one is capacitance. Third one is inductance. सर हम लोग डायोड को भी यूज कर सकते हैं, सर हम लोग ट्रांजिस्टर को भी यूज कर सकते हैं, सर हम लोग ट्रांसफार्मर को भी यूज कर सकते हैं, सर हम लोग या you can do that. But the biggest problem for using the diode, for using the by using the I think the transistor or by using the transformer, they are non-linear. और non-linear elements को अगर आप यूज करेंगे, you cannot calculate their output. मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर आप नॉन लीनियर एलिमेंट्स को अगर आप यूज करेंगे तो आप उनके आउटपुट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. अगर आप आउटपुट को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ योर सिस्टम, देन यू हैव टू यूज द लीनियर एलिमेंट्स इन योर सिस्टम. तभी तो आपके सिग्नल सिस्टम में जो LTI सेकंड यूनिट का नाम ही है LTI, लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट. अगर आपके सिस्टम लीनियर होगा, मतलब आपके सिस्टम में लीनियर एलिमेंट्स होंगे, then you can only use the convolution. With the help of convolution, you can calculate the output of your system with the convolution of the input signal and the system response. उसकी मदद, इसको आप impulse response भी कहते हैं, उसी की मदद से आप convolution से आप output निकाल सकते हैं. But अगर आप non-linear element use करेंगे, then you cannot use the convolution method. Okay, so that's why we are bound to use only these three elements in our study, that these are resistance, capacitance and inductance. इस resistance, capacitance और inductance में भी जहां तक हो इस inductance से बचना, सिर्फ resistance और capacitance को यूज करना. अगर inductance के बिना काम नहीं चले तो यूज करना पड़ेगा. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए because inductance are generally bulky in nature. ये bulky होते हैं क्योंकि इनमें number of coils और number of turns होते हैं, और उसकी वजह से आपका जो system है that will be bulky in nature. So in first order system, we will use just only resistance and capacitance. In second order control system, we are bound to use inductance. That's why we will use the inductance also in our second order control system. Okay. So we will start with the first order control system. First order control system. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सिस्टम हमारा लो पासिव नेचर रहेगा क्योंकि हम नॉइजेस से बचना चाहते हैं. अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर बनाने की कोशिश करूं तो आई होप आप लोगों ने नेटवर्क में और किसी और सब्जेक्ट में आप लोग को लो पास फिल्टर पता हो. लो पास फिल्टर कुछ इस तरीके का होता है, दैट इज रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस. दिस इज R, दिस इज C, this is your R of t, this is C of t. ठीक है. अब बहुत सारे लोग होंगे सर हम नहीं जानते सर ये लो पास फिल्टर है कि सर ये हाई पास फिल्टर, सर कैसे बताइए लो पास फिल्टर है. तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को 1 मिनट का टाइम लेके बता देता हूँ. दिस इज R. ठीक है. इसका फ्रीक्वेंसी बिहेवियर अगर बनाना चाहूँ तो ये R तो R ही रहेगा, और दिस C इज 1 अपॉन, इसका अगर रिएक्टेंस निकालना तो दैट इज 1 अपॉन ओमेगा सी. वैसे एग्जैक्टली इसका 1 अपॉन j ओमेगा सी होता है, इसका मैग्नीट्यूड मैं भी चेक कर लेता हूं, दैट इज 1 अपॉन j ओमेगा सी. दिस C ऑफ t इज पैरेलल टू दिस C. तो मतलब मुझे पता है कि सर जो भी कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप या जो भी इनपुट ड्रॉप होगा वही मेरा आउटपुट होगा. ठीक है. तो अगर मैं ओमेगा इक्वल टू 0 लूं, मतलब मैं लो फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात करूं, कभी भी किसी भी फिल्टर को आपको चेक कर रहा हूं मैं तो यही होता है. अगर मैं ओमेगा इक्वल टू 0 लूं, मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी 0 है, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ जो कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो रिएक्टेंस होगा दैट इज इनफाइनाइट. तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा कैपेसिटेंस. अब जो भी इनपुट आएगा, वो इनपुट का जो भी ड्रॉप होगा वो सारा का सारा कैपेसिटेंस के अक्रॉस ही ड्रॉप होना है, क्योंकि कोई करंट तो ड्रॉप होगा नहीं क्योंकि ओपन सर्किट हो गया है. तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस V इक्वल टू I कुछ भी ड्रॉप नहीं होगा. जो भी R ऑफ t होगा दैट विल ड्रॉप एट C. वो C के अक्रॉस ही ड्रॉप होगा. तो रजिस्टर R ऑफ t के अक्रॉस जो बेसिकली जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज इनफाइनाइट. मतलब जो भी इनपुट है वो सारा का सारा आपको C के अक्रॉस मिलेगा, वही आपका आउटपुट होगा. मतलब एट ओमेगा इक्वल टू 0 दैट इज R ऑफ t इक्वल टू C ऑफ t. मतलब ये जो R और C से आपने जो सिस्टम बनाया, अगर आपका फ्रीक्वेंसी 0 है या मिनिमम है तो जो भी इनपुट होगा वो सारा आउटपुट में पहुंचेगा. तो मतलब लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को तो ये आउटपुट में पहुंचा रहा है, इनपुट को आउटपुट में पहुंचा रहा है. इफ आई बेसिकली
take omega equal to infinite, so this 1 upon j omega c reactance basically at omega equal to 0 is 0 हो जाएगा। तो ये जो कैपेसिटेंस है, जो ये कैपेसिटेंस है यार, एक मिनट, सभी को स्क्रीन दिख रहा है बेटा? सभी को स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। हाँ, तो ये जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट। फिर जब ये कैपेसिटेंस एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये एक पूरा क्या होगा, ये पूरा पाथ बनेगा और ये जो वोल्टेज, एक करंट आएगा दैट इज आई, ठीक है। ये क्योंकि पाथ बन गया ना, ये पूरा एक लूप बन गया। तो जो आर ऑफ टी है वो करंट इनटू कैपेसिटेंस रिएक्टेंस, वो तो 0 होगा, बट जो भी सारा ड्रॉप हो जाएगा वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्या हो चुका है, ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है, ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है। तो सी ऑफ टी की एट ओमेगा इक्वल टू जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0। तो मतलब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे सब कुछ भी पास नहीं हो रहा है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे पूरा पास हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज नोन एज लो पास फिल्टर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको लो पास फिल्टर बोलते हैं। रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटेंस लगा दो, कैपेसिटेंस की जगह रेजिस्टेंस लगा दोगे तो वो हाई पास फिल्टर बन जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस आर, this C, this is R of t, this C of t, ठीक है। So the process having resistive and capacitive elements and showing low pass behavior is called as first order process, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। और जनरली दे आर नॉन ऑसिलेटरी इन नेचर, इनमें कोई ऑसिलेशंस नहीं होंगे। अब वो ऑसिलेशंस का क्या यूज है क्या नहीं है वो मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। ये बात समझ में आई सभी को? अब इसमें क्या है, 2 मिनट में मैं इसका रिस्पॉन्स निकाल दूं, है ना। इसमें क्या है कि मैं इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालना चाहता हूं। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है सर? ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट ऑफ द सिस्टम। तो आपको इस सर्किट को लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस आर ऑफ टी इज आर ऑफ एस, आर तो आर ही रहेगा। सी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है आपको तो पता है, 1/cs, और दिस सी ऑफ टी इक्वल टू cs। तो आपको सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं सर? सी ऑफ एस मुझे पता है, जो भी कैपेसिटेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा दैट इज माय सी ऑफ एस। सो एक तरीका तो ये है कि आप इसमें करंट आई मान लें, करंट निकाल लें, और फिर सी जितना वोल्टेज ड्रॉप इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस होगा वो आप कैलकुलेट कर लें। एक तरीका सर ये है कि वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा दें, कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो निकाल के आप जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइडर रूल की मदद से वो आपका क्या होगा, वो आपका आउटपुट हो जाएगा। पर चलो मैं इजी मेथड से कर देता हूं। आई विल टेक दिस करंट इज आई, तो आई की वैल्यू यहां पर क्या होगी, आई इक्वल टू आर ऑफ एस डिवाइड बाय टोटल इंपेडेंस दैट इज आर प्लस 1/cs। तो यहां से सी ऑफ एस की वैल्यू क्या होगी, सी ऑफ एस इक्वल टू आई ऑफ एस इंटू 1/c ऑफ एस, तो आर ऑफ एस इंटू 1/c ऑफ एस, आर प्लस 1/cs, ठीक है। तो यहां से c ऑफ s अपॉन r ऑफ s की जो वैल्यू आएगी दैट इज 1/c ऑफ s r प्लस 1/c ऑफ s, ठीक है। इसको कॉमन ले लें तो 1 प्लस
SRC ये आ जाएगा 1/CS और यहाँ से कॉपी लेंगे तो आप SRC + 1 और 1/CS कैंसिल हो जाएगा। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज C of S upon R of S equal to 1/1 plus ST। ये हो गया where T is the time constant of the system। मैं बताऊंगा अभी आप लोग को टाइम कांस्टेंट की बहुत अच्छे से भी हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज दिस टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम इक्वल टू टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम जिसकी वैल्यू है RC। ये आप लोगों ने नेटवर्क एनालिसिस से पढ़ा होगा कि RC को हम लोग कैपेसिटेंस को हम लोग टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, सो ट्रांसफर फंक्शन जो ट्रांसफर फंक्शन आया आपका सिस्टम का दैट इज T of S 1/1 plus ST। ठीक है, अब इसको ब्लॉक डायग्राम की मदद से सर कैसे डिजाइन करते हैं मैं बता देता हूं आप लोगों को। अगर हमें क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम विद नेगेटिव फीडबैक ड्रॉ करना है दैट इज R of S प्लस माइनस फॉरवर्ड पाथ में हम लोग लेते हैं इसको 1/ST C of S। इसका फीडबैक लेते हैं हम लोग 1। दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। ठीक है सर, इसका हम चेक कैसे करें कि सर यही इसका ट्रांसफर फंक्शन आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको पता है C of S upon R of S क्या होता है, G of S upon 1 plus G of S into H of S। तो यहाँ G of S की वैल्यू क्या है 1/ST upon 1 plus ST into 1। H of S की वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ से निकालोगे तो आ जाएगा 1/1 plus S। वही सेम फंक्शन आपका जो आ जाएगा जो ये सिस्टम है। तो ये डिजाइन करने का तरीका है, ये स्टैंडर्ड तरीका है। इसी तरह से इसको एक नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक्चुअली में क्या था, फिजिकल सिस्टम एक्चुअली अगर मैं आपको डायरेक्टली ये सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर का बना के देता तो आप लोगों को समझ में नहीं आता सर व्हाई दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ये सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऐसे आया कि सर हमारा कंट्रोल सिस्टम लो पास इन नेचर होना चाहिए। लो पास इन नेचर में हमें लो पास फिल्टर बनाया फर्स्ट ऑर्डर का, उस फर्स्ट ऑर्डर से ट्रांसफर फंक्शन आया, उस ट्रांसफर फंक्शन को ब्लॉक डायग्राम पर डिजाइन करने के लिए हमने ये ब्लॉक डायग्राम बनाया। आई होप दिस इज क्लियर, ये सभी को क्लियर होगा। तो अब आप लोग की आई थिंक सेकंड क्लास स्टार्ट होने वाली होगी है ना, तो इसके लिए हम लोग का बेसिकली यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। कल की क्लास में हम लोग इसके हम लोग फीचर्स करेंगे, रिस्पॉन्स निकालेंगे और रिस्पॉन्स निकालने के बाद में हम लोग इसके सारे फीचर्स सीखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास होगी आप लोग की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वी विल स्टार्ट another topic in tomorrow's class. Thank you so much.